अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट क्लास के कुछ वाइवा के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लास्ट टाइम जो हैं मेरे एक ब्रदर से पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर वन क्वेश्चन है, हाई प्रेशर बॉयलर क्यों बनाए जाते हैं, या पीसी बॉयलर जो है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, गेज ग्लास को किस तरह जो है टेस्ट आउट किया जा रहा होता है। अगर आपका लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है तो आप उसको किस तरह टेस्ट करते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, कोल की बचत या फ्यूल की बचत ओवरऑल आप किस तरह करेंगे। फाइव वन इज पॉपिंग प्रेशर क्या होता है, यानी कि पीएसवी जो आपकी ऑपरेट हो रही होती है उसके ऊपर जो है पॉपिंग प्रेशर जो होता है वो क्या होता है। सिक्स क्वेश्चन था, ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या है और इसको किस तरह मेजर किया जा रहा होता है, यानी कि इसका फार्मूला क्या है। सेवन्थ क्वेश्चन है, स्ट्रेसेस क्या हैं, और इसी तरह एट वन इज़ अ रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या है। किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, उसको आप किस तरह डिफाइन करोगे। नाइन्थ वन इज़ जो आपका फ्लो गैसेस जा रही हैं बॉयलर से, उनमें कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो पोल्यूशन का बायस बन रही होती हैं, और कौन सी जो गैसेस होती हैं उनकी परसेंटेज क्या जा रही होती है आउटसाइड पे। टेंथ क्वेश्चन था, थर्मोडायनामिक्स क्या है, डिफाइन करें। 11th, कंडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो होगी तो क्या इफ़ेक्ट आएगा आपके बॉयलर के ऊपर, अगर बढ़ रही है तो आप उसको किस तरह कंट्रोल करोगे। 12th क्वेश्चन था, ब्रिटलनेस क्या है, जो कि एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो 13 क्वेश्चन है वो था, डक्टिलिटी क्या है, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं। 14 क्वेश्चन था कि जो आप ब्लो डाउन लगा रहे होते हैं उसकी आप परसेंटेज जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या है। 15 पे कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या है, किसी भी मटेरियल की कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या है। इसी तरह नेक्स्ट जो है, इमल्शन फायरिंग क्या होती है, और जो आपकी प्राइमिंग होती है उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलते हैं नंबर वन क्वेश्चन की तरफ, हाई प्रेशर बॉयलर या पीसी बॉयलर के बेनिफिट क्या होते हैं। जो हमारे पास हाई प्रेशर बॉयलर होता है, सबसे उसका जो बड़ा बेनिफिट हो रहा होता है, उससे ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है, स्टीम की कॉस्ट जो होती है वो कंट्रोल हो रही होती है, मतलब उसके जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम आ रही होती है। इसी तरह अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए तो उसकी जो वेपोरेशन होती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपकी वेपोरेशन जो फिनोमिना है, जो स्टीम बनने का फिनोमिना है वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसी के कुछ पॉइंट्स को देखा जाए कि जो लोड बियर करने की सलाहियत है वो भी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं आपके, उसके आगे कुछ ना कुछ जो है स्टीम टरबाइंस जो हैं वो ऑपरेशन में होंगी, और उनसे भी आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर रहे होगे। आगे उनकी भी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं कि इतना उनको टेम्परेचर चाहिए, इतना उनको प्रेशर चाहिए। जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो सारी उनकी चीज़ें जो होती हैं उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर हम कोल की बात करें तो पल्वराइज्ड कोल जो है वो यूज़ हो रहा होता है। अगर हम पल्वराइज्ड कोल यानी कि पाउडर फार्म में कोल को इस्तेमाल करते हैं तो अनबर्न्ड कोल की क्वांटिटी जो है वो मिनिमम या इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। इस तरह आप इसको बोल सकते हैं कि जो आपकी अनबर्न्ड क्वांटिटी जा रही होती है उसको आप मिनिमम कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट थे आपके हाई प्रेशर या पीसी बॉयलर के बेनिफिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट क्या है, उसको आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो। सिंगल अगर पावर प्लांट है वो कोल पे चल रहा है तो आप उसको कोल फायर कहोगे। अगर जनरल आप उसको जो लफ्ज़ टर्म जो है वो नाम उसको दोगे वो आप उसको थर्मल पावर प्लांट भी बोल सकते हो। इस तरह कंबाइन साइकिल में आपके पास एक, दो या दो से ज़्यादा जो हैं जगह पे पावर जनरेशन हो रही होगी। जैसे कि आपकी जो है गैस टरबाइन चल रही है
उसके एग्जास्ट से आपका बॉयलर भी जो है वो ऑपरेशन में है, और उस बॉयलर से आगे जो है वो एसटी लगी हुई है, यानी कि स्टीम टरबाइन चल रही है, और दो जगह जगह पे आपकी जो है पावर जनरेशन हो रही है, एक गैस टरबाइन से अलग और स्टीम टरबाइन से अलग। उसको आप बोलोगे कंबाइन, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में जुड़ जाएं तो आप उसको कंबाइन बोलते हो। गेज ग्लास को टेस्ट करने का कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो पहली वीडियो में भी डिस्कस किया जा चुका है। आप मियाँ वकास 99 के ऊपर जाके उसको इसीलिए जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह कोल की बचत कैसे करेंगे? कोल की बचत के लिए सबसे पहले आपको कोल की क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, यानी कि जो आपकी लैब आ रही है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट पाए जा रहे हैं, उसमें वीएम है, उसमें जीसीवी है, एनसीवी है, ऐश कंटेंट हैं, वो सारे एक इम्पोर्टेड कोल के अगर मौजूद हैं तो आपकी जो कंजप्शन आ रही होगी वो 120 टू 125 kg पर टन ऑफ स्टीम के हिसाब से जो है आपकी कंजप्शन आ रही होगी। उसके अलावा अगर आप फ्यूल की बचत करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एयर प्री हीटर लगाना पड़ेगा, इकोनोमाइज़र लगाना पड़ेगा। जो आपका फीड वाटर टेम्परेचर जा रहा है उसको मैक्सिमम कितना आप बढ़ा के दे सकते हैं, उसके बढ़ाने से आपके जो फ्यूल है उसकी कंजप्शन जो है वो डाउन आ रही होगी। इसके अलावा जो कंडेंसेट आ रहा होता है उसको अगर रिकवर किया जाए, उसको ज़ाया ना किया जाए, तो उस कंडेंसेट को दोबारा जो है फीड वाटर टैंक में डाल के अपने जो बॉयलर फीड पंप्स हैं उनके ज़रिए इकोनोमाइज़र में भेजा जाए, तो तब भी क्योंकि उस उनका काफ़ी ज़्यादा टम्परेचर होता है, 60 टू 70 डिग्री सी टम्परेचर होता है जो आपका कंडेंसेट रिकवर आ रहा होता है, उससे भी आपके फ्यूल की बचत होगी। और अगर फ्यूल के बचत की परसेंटेज का हिसाब लगाया जाए कि किस हिसाब से बचत आ रही होती है, तो हर 6 डिग्री सी टेम्परेचर फीड वाटर टेम्परेचर राइज करने से आपका 1% फ्यूल जो है उसमें बचत आ रही होती है। इसके अलावा जितने भी हीट लॉसेस हो रहे हैं उनको अगर आप रिकवर कर लें तो तब भी आपके फ्यूल की जो है वो बचत आ जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा कि आप फ्यूल की बचत जो है वो किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पॉपिंग प्रेशर क्या होता है? जहाँ जिस प्रेशर पे आपकी पीएसवी पॉप कर रही होती है या ओपन हो रही होती है, क्योंकि एक सेफ्टी डिवाइस है आपके बॉयलर के ऊपर जो माउंटेड होती है, एक से ज़्यादा अमूमन लगी होती हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि बाज़ दफ़ा एक सेफ्टी डिवाइस में किसी वजह से वो अगर ऑपरेशन में नहीं आती तो जो सेकंड डिवाइस है आपकी लगी हुई है, सेकंड पीएसवी लगी हुई है, वो ऑटो पे ऑपरेट हो जाएगी। 0.5 बार का डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान में। अगर आपका 8 बार प्रेशर है तो 8.5 पे पहली पीएसवी जो है वो पॉप कर रही होगी, और इसी तरह अगर प्रेशर मज़ीद बढ़ता जा रहा है तो 9 बार पे जाके सेकंड पीएसवी जो है वो भी ऑपरेट हो जाएगी। दोनों सेफ्टी डिवाइस हैं, आपके बॉयलर की सेफ्टी के लिए लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइनेस फ्रिक्शन। ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द स्टीम, जो अमाउंट की वाटर की अमाउंट होती है स्टीम के अंदर, उसको आप ड्राइनेस फ्रिक्शन बोलोगे। सपोज यू कैन से 10% आपका जो वाटर है वो प्रेजेंट है स्टीम के अंदर। इट्स मीन वाटर जो है वो 10% बाई मैस इन्वॉल्व है स्टीम के अंदर। जो आपकी ड्राई स्टीम होगी वो 90% होगी, राइट। और इसी तरह अगर ड्राइनेस फ्रिक्शन की बात करें तो वो 0.9% होगी। इस तरह आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं? मैस ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाई मैस ऑफ वाटर वेपर प्लस मैस ऑफ लिक्विड। इस फार्मूले की मदद से आप जो है स्टीम की ड्राइनेस फ्रिक्शन जो है उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेसेस क्या हैं, या रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होती हैं? सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रेसेस क्या हैं, उनको किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। अगर आपको कोई दूसरा आदमी आके धक्का लगाता है तो आप उसको रिएक्शन देते हो, जो आप इंटरनली खुद को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन दे रहे हो, उसको आप स्ट्रेसेस बोलोगे। इसी तरह मटेरियल, किसी भी मटेरियल के जब ऊपर आप लोड लगाते हो, इस पेन के ऊपर अगर आप लोड लगाते हो तो जो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो खुद को चेंज नहीं होने दे रहा,
उसको आप स्ट्रेसेस बोलोगे। और जो स्ट्रेसेस का फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी तरह प्रेशर का फार्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? प्रेशर का फार्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, स्ट्रेस का फार्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। अब दोनों में फ़र्क आप इस तरह कर सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो सम टाइम इन फॉर्म ऑफ लोड भी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको प्रेशर का नाम दे दिया तो वो प्रेशर ही होगा। वो सम टाइम अगर एडवांस लैंग्वेज में देखा जाए, एडवांस लेवल पे देखा जाए, तो सम टाइम आप उसको लोड भी बोल रहे होते हैं। प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल साइड से लगेगा, और जो आपकी स्ट्रेसेस जो हैं प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो आपकी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो या लोड लगाते हो या प्रेशर लगाते हो, तो इसका जो मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको चेंज नहीं होने दे रही, उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं, उनको आप स्ट्रेसेस बोलोगे। अब आते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होती हैं। रेजिडुअल स्ट्रेसेस में यूँ होता है कि एक मटेरियल जो है वो प्रॉपर बन चुका है। अब मटेरियल के बनने के दौरान जो स्ट्रेसेस उसमें लॉक हो चुकी हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उसमें लॉक हो चुकी हैं, आप उनको चेंज आउट नहीं कर सकते हो। अब इस मटेरियल को बनाते हुए जो इसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लॉक हो चुकी हैं, वो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर लॉक हो चुकी हैं। यानी कि जब भी ये मटेरियल बनाया गया, ये पेन बनाया गया, तो इसके बनाते हुए जो चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी लॉक हो चुकी हैं उसको आप रेजिडुअल स्ट्रेसेस बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो आपकी बॉयलर की फ्लो गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, उनमें कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो आलूदगी का बायस बन रही होती हैं, पोल्यूशन का बायस बन रही होती हैं। तो उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, इसी तरह सल्फ़र होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र मोनोऑक्साइड होती है। ये सारी गैसेस जो हैं ये पोल्यूशन का बायस ही बनती हैं। इसके अलावा इनकी अगर परसेंटेज देखी जाए कि किस परसेंटेज के साथ ये हमारे माहौल को आलूदा कर रही होती हैं, तो उस परसेंटेज का भी कुछ जायज़ा लेते हैं। जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आपके पास 4 to 6% जो है एटमॉस्फेयर में जा रही होती है। इसी तरह कार्बन जो डाइऑक्साइड होती है वो 11 to 12% तक जा रही होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो होती है N2 वो आपकी 81 से 83% जो है माहौल में जा रही होती है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें जो कि एक जहरीली गैस होती है, वो इन पॉइंट्स 0.3 0.54 तक जो है माहौल में जा रही होती है। क्योंकि एक जहरीली गैस है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है जो कि कम जहरीली होती है, उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर में उसको थ्रो किया जा रहा होता है। तो ये कुछ परसेंटेज थी जो आपकी फ्लू गैसेस की एटमॉस्फेयर में जा रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स को जो है आपने डिफाइन करना है। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द हीट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है? उसमें मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो ये सारी जो एनर्जीज़ के रिलेटेड या उसको डील्स कर रही होती हैं उसको आप थर्म मीन होता है हीट, थर्म मीन होता है हीट, और हीट का अदर जो आपकी एनर्जीज होती हैं उनके साथ जो रिलेशन होता है उसको आप थर्मोडायनामिक बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी होती है कि वो डिग्री जहाँ तक कोई मटेरियल भी जो है अपनी नाकामी से पहले तक कोई फोर्स जो है उसको बेयर कर सकता है। लाइक उसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है, प्लास्टिक फिनोमिना आ जाता है। होता क्या है, ये एक मटेरियल है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू की, टेंसाइल फोर्स, यानी कि दोनों तरफ से आपने इसको खींचना स्टार्ट किया। ये लेंथ में ज़्यादा होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एंड पे जाके टूट जाएगा। अब होगा क्या, इलास्टिक लिमिट होती है कि वो लिमिट जिसमें आप मटेरियल के ऊपर एक फ़ोर्स लगाते हो और वो मटेरियल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है।
इस तरह प्लास्टिसिटी जो होती है या प्लास्टिक फिनोमिना जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप मटेरियल के ऊपर एक फ़ोर्स लगाई, मटेरियल लेंथ में बड़ा हो गया, अब ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा और प्लास्टिक लिमिट के बाद मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर होता है, यानी कि टूटता है। उस प्लास्टिक लिमिट तक और उस मटेरियल के टूटने तक जितनी वो फोर्स बेयर करता है या जो फिनोमिना उसमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसको आप डक्टिलिटी बोलोगे या डक्टाइल मटेरियल बोलोगे, कि वो टूटने से पहले तक कितनी फोर्स बेयर कर रहा है या कितना लेंथ वाइज जो है ज़्यादा हो रहा है। इसको आप डक्टिलिटी बोल रहे होते हो कि कितने डिग्री तक, यानी कि वो टूटने से पहले कितने डिग्री तक जो है फोर्स बियर कर सकता है और अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको चेंज आउट भी कर रहा होता है, उसको आप बोलते हो डक्टाइल मटेरियल या डक्टिलिटी। इसी तरह जो ब्रिटल मटेरियल होता है, जस्ट लाइक अ मिरर, आप उसके ऊपर हल्की सी फोर्स लगाएं तो वो टक करके टूट जाता है, वो होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के बारे में बताया गया कि किसी ऐसे मटेरियल की खासियत जो दबाव का शिकार होते ही टूट जाती है, लेकिन टूटने से पहले कुछ जो लेंथ है उसको चेंज करने का रुझान भी रखती है, आप उसको बोलोगे ये ब्रिटल मटेरियल है। इसी तरह डक्टाइल मटेरियल की अगर बात करें तो वो डिग्री जहाँ तक कोई मटेरियल नाकामी से पहले दबाव या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो हो रही होती है, प्लास्टिक की ख़राबी जो हो रही होती है, उसको जहाँ तक बरकरार रख सकता है उसको आप डक्टाइल मटेरियल बोलोगे। अदरवाइज़ जो आपका ब्रिटल मटेरियल है उस पर जैसे ही आप फोर्स लगाओगे वो टक करके टूट जाएगा, जस्ट लाइक अ मिरर एक आपका ब्रिटल मटेरियल है। और अगर आप किसी मेटल के ऊपर हथौड़ा मारते जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर आकर वो टूट जाएगा, उसको आप डक्टाइल मटेरियल बोलोगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आप किस तरह ब्लो डाउन की परसेंटेज जो होती है कि कितना ब्लो डाउन आपने लगाना है, उसकी परसेंटेज को किस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं या कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इसमें है फीड वाटर की TDS डिवाइडेड बाई 3500 फीड वाटर के TDS को आप डिवाइड कर रहे होते हो 3500 के ऊपर और उसमें से माइनस कर रहे होते हो फीड वाटर के TDS, ओवरऑल होल को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो 100 के साथ। इस परसेंटेज के साथ आप जो है ब्लो डाउन को कैलकुलेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या है किसी मटेरियल की, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट फिनोमिना क्या है, कब होता है, जब आपके pH की वैल्यू 13-14 तक चली जाती है तो आपका जो टोटल मटेरियल है वो बेसिक साइड पे चला जाता है। जो आपका बॉयलर का ऑपरेशन है आप उसको बेसिक साइड या अल्कलाइन बेस ही चला रहे होते हैं, लेकिन उसकी भी एक हद है। अगर आप उस हद से आउट जाते हो तो आपकी कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट जो है मटेरियल टक करके टूटना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। से 13-14 pH चली गई है और आपको नहीं पता, तो इस वजह से आपका बॉयलर जो है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ सकता है, कोई ना कोई जो उसकी ट्यूब है उसकी लीकेज जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए जो pH है और TDS है उनकी क्वांटिटी जो है वो बता दी गई है कि इस प्रेशर पे इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इस प्रेशर पे इसकी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। लास्ट वन है अभी है इमल्शन फायरिंग। इमल्शन फायरिंग में क्या होता है, पहले भी ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। इमल्शन फायरिंग में आपका जो HFO होता है, हैवी फर्नेस ऑयल, उसके साथ आप वाटर की कुछ मखसूस क्वांटिटी जो है उसको चला रहे होते हैं। अब वाटर जो है उसकी अलग से लाइन नहीं दी हुई, लेकिन उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में आप वाटर जो है उसमें शामिल करते हो, उससे भी उसकी जो बर्निंग है, ओवरऑल जो बर्निंग हो रही होती है आपके HFO की, वो अच्छी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली ये किसी प्लांट पे अभी तक मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इमल्शन फायरिंग में होता ऐसे ही है। तो आप उस फ्यूल के साथ वाटर की कुछ क्वांटिटी जो है उसको चला रहे होते हो। काजेज ऑफ प्राइमिंग,
प्राइमिंग जो हो रही होती है, जो आपकी स्टीम के साथ कुछ वाटर की क्वांटिटी जो है वो जा रही होती है, उसकी क्या वजह होती है या उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका लेवल आ जाता है कि आपका जो वाटर का लेवल है वो आप कितना रखते हो। अगर लेवल आप बॉयलर का बहुत हाई रखते हो तो वो भी एक वजह होती है कि आपकी जो प्राइमिंग है वो हो रही होती है। उसके अलावा जो लोड सडन चेंज आ रही होती है उसकी वजह से भी आपकी प्राइमिंग हो रही होती है। बाकी प्राइमिंग को रोकने के लिए आपने जो है बैफल प्लेट्स लगाई होती हैं, जो कि डायरेक्ट स्टीम स्टॉप वाल के साथ अटैच होती हैं, जो कि पानी के ज़रात को वापस बॉयलर के अंदर थ्रो करवा रही होती हैं। अगर वो नहीं लगी हुई तो तब भी आपकी जो प्राइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स थे प्राइमिंग के हवाले से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तबाह किया जा सकता है, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। आप किसी भी चीज़ को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, ये पेंसिल है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी उस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती जाएगी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑटो पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमारे कुछ वाइवा के क्वेश्चन थे जो मेरे एक भाई से फर्स्ट क्लास जिन्होंने की है उनसे पूछे गए थे, तो आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।